हेलो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हमारा एजुकेशन का डीएससी का यानी कि डिसिप्लिन का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। हमारा एसएससी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप जाके वीडियो ज़रूर देखना। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन डीएससी। जैसे आपको पता है इसकी बुक का क्या नाम है, हमारी डिसिप्लिन की बुक का नाम है एक बहुल समाज में शिक्षा। इसका जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 का क्या नाम है, बहुत्ववाद, विविधता एवं समावेशन की समझ। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका वो हम पढ़ेंगे बहुत्ववाद, विविधता एवं समावेशन की समझ। ये भी इसका सेम नेम है। जो हमारा यूनिट 1 का नाम है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम है। हम पहले पढ़ते हैं, इसमें जो 1 टॉपिक है वो है विद्यार्थियों में विविधता, यानी कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनमें विविधता कैसी होती है। सभी छात्रों द्वारा हर वर्ष अधिकतम सीखना सुनिश्चित करने में विविधता का महत्व है। अपने विद्यालय में विविधता से संबंधित मुद्दों को समझना और उनसे निपटने में आपके लिए उपयोग डेटा का प्रकार और डेटा संरक्षण की प्रकृति सभी छात्रों के शैक्षिक परिणामों को सुधारने और कार्य योजना बनाने के लिए एक ही डेटा का उपयोग करना होता है। यानी कि उस स्कूल में क्या चल रहा है, उस क्लास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब हमें एकत्रित करना होता है, यानी कि इकट्ठा करना होता है। हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार लिंग अनुपात क्या हुआ था वो देखिए। 2011 की जनसंख्या जनगणना में ये पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 से प्रति 1000 पुरुष पर 1943 महिलाएं हैं। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे देश में कितनी भारत में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं, ये सब करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं जनसंख्या को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.2 मिलियन है। पुरुषों की संख्या 623.7 मिलियन आंकी गई थी और महिलाओं की जनसंख्या 586.5 मिलियन थी। अतः विकल्प 4 सही है। 2001 से 2011 में प्रतिशत वृद्धि 17.64 थी। पुरुष 17.19 है और महिलाएं कितनी थी, 18.12। ये कब से कब तक थी, 2001 से 2011 तक थी। हम देखते हैं भाषा का। केंद्र सरकार द्वारा 2011 की जनगणना में जो आंकड़ों के अनुसार जो भाषाएं बोली जाती थी वो कौन सी थी, हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी वो कौन सी भाषा थी, हिंदी वाली भाषा थी। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 41.03% से बढ़कर 43.63% हो गई है। बंगाली दूसरे नंबर पर है, जिसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल और गुजराती है। सबसे पहली कौन सी है, हमारी हिंदी है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, बंगाली आती है। हम देखते हैं साक्षरता। साक्षरता क्या है वो देखिए। 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% है, 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है। व्यक्तियों की असीमता और अद्वितीय सामाजिक समूह, अब हम ये पढ़ेंगे। अब क्या होती है, सिर्फ असीमता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है असीमता। असीमता दृष्टि संस्थान द्वारा प्रभावित एक छात्रवृत्ति योजना है। क्या है कि ये योजना है, इसका लक्ष्य है कि सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के कम होते हुए परिणाम को संभालने की पुरजोर कोशिश करना। सिविल सेवा परीक्षा किसे कहते हैं, सिविल सेवा परीक्षा में कौन सी है, हिंदी माध्यम के कम होते हुए परिणाम को संभालने की पुरजोर कोशिश करना है। हम देखते हैं समूह की अवधारणा। समूह की अवधारणा क्या होती है वो देखिए। समूह व्यक्तियों से बने होते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति बस एक साथ एक समूह नहीं बनाते। उन्हें समूह में बनाने के लिए रिश्तों का बल होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बस में जाने वाले 20 व्यक्ति समूह नहीं बनाते हैं, वे एकमात्र एकत्रीकरण बने रहते हैं। यानी कि वो एकित तो है लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं है। अब आप बस में आप बराबर वाले को नहीं जानते तो एक समूह नहीं है। समूह क्या होता है कि जब हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, रिश्ता, ये सब। अब आता है हमारा लोगों के विविध समूहों से जुड़े ज्ञान और कौशल। अनुकूलित तथा सकारात्मक व्यवहार की वह योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों के दैनिक जीवन को मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये जीवन शैली कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है। अग्राह्यता, समय प्रबंधन, शास्त्रीय चिंतन, संबंधों से सुधार, समय की देखभाल के एक साथ
साथ साथ ऐसी असहायक आदतों जैसे कि पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से मुक्ति कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिनमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। अब वो बातें क्या है वो देखिए। तन मन को स्वस्थ बनाए रखना यानी कि अच्छा बनना, आलस मुक्त जीवन, आलसी ना होना, अच्छी अच्छी बातें सीखना। फोर्थ है सब कर्तव्य पालन करना। फिफ्थ आता है हमारा नूतन ज्ञान एवं मनोभाव से कार्य करना यानी कि इंटरेस्ट होना किसी भी काम में। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो काम हमारा बेकार ही होगा। अब हम जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरा पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वीडियो भी अच्छी नहीं बनेगी, ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आता है हमारा सीखने की शैलियाँ। सीखने की शैली उन सिद्धांतों की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य व्यक्तियों के सीखने से अंतर को ध्यान में रखता है। हालांकि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि व्यक्ति व्यक्तिगत पसंद व्यक्त करने की वे कैसी जानकारी प्राप्त करना पसंद करते हैं। कुछ अध्ययनों ने शिक्षा से सीखने की शैलियों का उपयोग करने में कोई वैधता पाई है। कई सिद्धांत इस प्रस्तावना को साक्षर करते हैं कि मनुष्य को उनकी सीखने की शैली के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावित शैलियों को कैसे प्रभावित, वर्गीकरण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसमें भिन्नताएं हैं। एक सामान्य अवधारणा यह है कि व्यक्ति अपने सीखने के तरीकों से भिन्न होते हैं, यानी कि वो कैसे सीख रहा है, उसको समझ कैसे आ रहा है। एक व्यक्ति अगर एक बच्चे को हम बूढ़े की तरह सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा ना, उसको मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करना होगा, उसको बच्चों की तरह समझाना होगा। इसलिए अलग अलग पर्सन भिन्न होते हैं सीखने के। अब हमारा आता है स्कूल, सोसाइटी, इंटरफेस, आधिपत्य, विचारधारा और छिपे हुए पाठ्यचर्या। समाज के संदर्भ में विद्यालय का अस्तित्व। विद्यालय समाज में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का वह केंद्र है जो बालक के जीवन का निर्धारण करता है, यानी कि उसको बढ़ावा देता है। विद्यालय संगठन को एक ऐसी साधन के रूप में ग्रहण करना चाहिए कि अभी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। हमें विद्यालय की संकल्पना मानवीय, भौतिक, वैद्य एवं प्रशासनिक संस्थानों से संदर्भ में देखनी होगी। अब आता है हमारा स्कूल, समाज, इंटरफेस पर मार्क्सवादी परिप्रेक्षण। शिक्षा का सवाल मार्क्सवादी के भीतर महत्वपूर्ण होते हुए भी बहुधा उपेक्षित रहता है, लेकिन क्रमशः इस मामले में भी दोनों के बीच जीवन समन्वय कायम हुआ। इस संवाद में लैटिन अमेरिकन मार्क्सवादी का योगदान अधिक बुनियादी रहा। सामाजिक बदलाव और क्रांतिकारी चेतना के प्रसार में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मार्क्सवाद के समर्थकों ने इसका विश्लेषण किया। स्कूली शिक्षा में इस पहलू का उजागर करने के लिए 1999 में कैसल से डेविल और माइक कोल के संपादक में प्रमोटिंग इक्वलिटी इन सेकेंडरी स्कूल का प्रकाशन हुआ। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण और प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र को समझना। क्रिटिकल अध्यापक शिक्षा और सामाजिक आंदोलन का एक दर्शन जो महत्वपूर्ण सिद्धांत और संबंधित परंपराओं से शिक्षा के क्षेत्र के संस्कृति और अध्ययन के लिए अवधारणा के विकसित और लागू करता है। ये जोर देता है कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक के मुद्दे शिक्षण और सीखने के कर्तव्यों से अलग नहीं है, यानी कि जो उनके दोनों के मुद्दे हैं वो सेम है। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का लक्ष्य है कि दमन में मुक्ति महत्वपूर्ण चेतना की जागरणा के माध्यम से जो पुर्तगाली शब्द कॉन्स्कारी पर आधारित है जब हासिल किया जाता है तो महत्वपूर्ण चेतना व्यक्तियों को आत्म वास्तविकता के लिए सामाजिक आलोचना और राजनीतिक कार्यवाही के माध्यम से अपनी दुनिया में प्रभावित परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब आता है हमारा छिपा हुआ पाठ्यक्रम। इसे सुनहरों को एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम का समूह है जो सीखा जाता है लेकिन खुले तौर पर इरादा नहीं है। स्कूल में पढ़ाया जाता है जैसे कि कक्षा और सामाजिक वातावरण दोनों में बताए गए मापदंड, मूल्य और विश्वास, यानी कि आप उसको मानदंड कैसे कर रहे हैं, उसका मूल्य का और उसका विश्वास कर रहे हैं। शिक्षकों के सशक्तिकरण से राय न केवल चौतरफा खुलती है बल्कि अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक की भावना का भी आभामंडल इसमें शुभार होता है।
स्कूल की स्थिति, शिक्षकों का वेतन, कार्य करने के घंटे, उनका व्यावसायिक अवलोकन, प्रशिक्षण और साथ ही शिक्षा के प्रति आकर्षण को बरकरार बनाए रखना शिक्षक सशक्तिकरण के प्रमुख घटक हैं। अब आते हैं हमारा विविधता और समावेशन के संबंध में संवैधानिक प्रबंधन। मानवाधिकार, जो इसमें सब आता है, प्रावधान में कौन सा आता है? नंबर 1 मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार वह नैतिक सिद्धांत है जो मानव व्यवहार से संबंधित कुछ निश्चित मानव स्थापित करता है। ये मानव स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। ये अधिकार प्राय ऐसे आधारभूत अधिकार हैं जिन्हें प्राय न छीने जाने योग्य माना जाता है, कि हमसे कोई नहीं छीन सकता जो हमारे मानवाधिकार है। और ये भी माना जाता है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं, यानी कि उसको जन्म से मिले हैं। व्यक्ति की आयु, प्रजातीय मूल, निवास स्थान, भाषा, धर्म आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये अधिकार सदा और सर्वसुदृढ़ हैं तथा सबके लिए समान है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? हमारा वोट देने का अधिकार, जो ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। 18 एज होने के बाद, 18+ होने के बाद हम वोट देंगे ही ज़रूर, चाहे हम मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम वोट ज़रूर देंगे। अब आता है हमारा अच्छी शिक्षा। सभी माता पिता को बच्चों को सफलता की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं, जो केवल अच्छी और उचित शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, यानी कि जो अच्छी शिक्षा हो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के कुछ अलग करने की शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। सबका लक्ष्य होता है कि हम कुछ ना कुछ करें अपने जीवन में। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त हुआ ज्ञान हम सभी को अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाता है। अब आता है हमारा स्वतंत्रता के बाद भारत में शैक्षिक नीतियाँ। कौन कौन सी नीतियाँ हुई थी वो देखिए। स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद कौन सी नीति हुई थी? सबसे फर्स्ट हुई थी राधाकृष्ण आयोग बना था 1948 से 1949 तक। फिर आई थी हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग, पुलादियर आयोग 1943 में। फिर आता हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, कोटरी शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं नवीन शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय समय पर सही दिशा देने की गंभीर कोशिश की गई है। अब आता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वो क्या है वो देखिए। भारतीय संविधान के 4 भाग में उल्लेखित नीति निर्देशित तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक की सभी बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी कि बिना पैसों की। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मण वामी मुद्यालय की अध्यक्षता में गणित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठरी में अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि जो न्यू राष्ट्रीय बनी थी वो लागू की गई, जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1992 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रो यशपाल समिति का गठन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में एक नया परिवर्तन आया। ये नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूररंग की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अब आता है हमारा शैक्षिक निहितार्थ। पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अधिगम्यता के विकास स्तर के लिए अनुदेशनों का अनुकूलन है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिगम्यता के विकासात्मक स्तर की विशेष आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की विषय वस्तु को संगत बनाने से सहयोग देता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, एजुकेशन का, DSE यानी डिसिप्लिन का। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।